हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फोर्स और उसके टाइप्स, फिर उसमें जितने भी लॉज हैं उनके मोशन के जो भी लॉज हैं उन सारे लॉज को आज हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग फर्स्ट लॉज देखेंगे और फोर्स और उसके टाइप्स को देखेंगे। कितने टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, किसी भी बॉडी में कितने फोर्स एक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा है फोर्स एंड इट्स टाइप्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। दैट मीन्स कि फोर्स क्या है, एक पुश और पुल है किसी भी बॉडी पर। आप लोग अगर पुश और पुल का मतलब जानते होंगे, पुश मीन्स धक्का देना और पुल मीन्स खींचना। दैट मीन्स कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं किसी की तरफ, तो ये एक फोर्स होता है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स आप लोग को समझ में आ गया होगा फोर्स क्या है। तो फोर्स के हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लेस में या फिर उनके मोशन में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। वो रेस्ट है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन है तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कि अगर कोई बॉल, क्रिकेट बॉल जो है हमारे तरफ आ रहा है तो हम उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कोई फुटबॉल बॉल है, फुटबॉल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर पुश और पुल हम लोग जो लगाते हैं वो हमारा फोर्स है। तो देखेंगे फोर्स जो है, फोर्स का एप्लीकेशन क्या है या इफेक्ट क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। तो जनरली हम लोग को ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना है फोर्स के बारे में। ये 4 पॉइंट हमेशा होता है फोर्स के बारे में। तो देखते हैं वो 4 पॉइंट कौन कौन सा है। पहला जो है, फोर्स क्या कर सकता है, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रुका हुआ कोई भी चीज़ जो रेस्ट में है, उसके बारे में बात हो रहा है। दैट मीन्स कि फोर्स क्या कर रहा है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। हम लोग खुद सोचते हैं कि एक जगह बॉल या फुटबॉल रखा हुआ है, पर हमारे किक मारने से वो मूव करने लगता है, यानी मोशन में आ जाता है। दैट मीन्स कि ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है, ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी को फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है। कैसे, सपोज कीजिए कि एक बैट्समैन एक बॉल को बैट से अपने मार रहा है, हिट कर रहा है, तो बॉलर क्या करता है, उसको कैच लेता है और फिर वो बॉल को रोक लेता है, या फील्डर रन करके उस बॉल को रोक लेता है। दैट मीन्स कि मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स के द्वारा रोक सकते हैं। तो दो हो गया, एक पहला कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और दूसरा ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो या तो हम लोग किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं या फिर फोर्स के हेल्प से हम लोग किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड में चेंजेस ला सकता है। तो कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके स्पीड में चेंजेस ला सकता है। अगर सपोज कीजिए कि बॉल अगर धीरे धीरे जा रहा है तो उस बॉल को हम उठा करके एकदम स्पीड से फेंक सकते हैं, ठीक है। तो या फिर फुटबॉल है, फुटबॉल धीरे धीरे आ रहा है, उसको किक करेंगे तो किक करके हम उसको और दूर ज़्यादा स्पीड से भेज सकते हैं। दैट मीन्स कि किसी भी बॉडी में हम लोग उसके स्पीड में चेंजेस ला सकते हैं। अगर स्लो में है तो स्पीड कर सकते हैं, स्पीड है तो स्लो कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है।
उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जो जिस डायरेक्शन वो मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन का मोशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई भी बॉल है, अगर आप मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, बॉलर की तरफ जा रहा है, बॉलर उसको पकड़ के बैट्समैन की तरफ फेंकता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फोर्स के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। और लास्ट जो है, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो केन है जिसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक से पीते हैं, तो हम लोग फोर्स अगर लगाएंगे तो उसका शेप को चेंज कर सकते हैं, जो प्लास्टिक वाला केन है उसको। और भी दूसरे मटेरियल्स हैं जो इलास्टिक मटेरियल्स हैं, उनको भी हम फोर्स लगा कर उनके शेप में चेंजेस ला सकते हैं। या दूसरे और भी जितने भी मेटल्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन सब में हम मैक्सिमम फोर्स लगा के उनके शेप में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 4 पॉइंट है, हम लोग को याद रखना है कि फोर्स कैन चेंज द मूविंग डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। A force can change the shape or size of the body. A force can move a stationary body. A force can stop a moving body. तो ये 4 टाइप का 4 और 5 है वर्क है फोर्स का। ये हमको हमेशा याद रखना है कि क्या क्या कर सकता है फोर्स। तो फोर्स जो है ये 5 वर्क कर सकता है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स में ये 5 पॉइंट देख लिए। फोर्स और उसके इफेक्ट जो है हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स को, ठीक है। तो जनरली फोर्स का जो टाइप है, 2 टाइप का फोर्स होता है, वो है कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो एक बात समझोगे कि किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए हमें उसको टच करना जरूरी है, उसके कांटेक्ट में आना जरूरी है। बिना कांटेक्ट में आए हम किसी को फोर्स लगा सकते क्या? नहीं, जनरल ह्यूमन बीइंग तो नहीं लगा सकते। हाँ, मशीन का अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर भी मशीन से उसको टच करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फोर्स जो है, अगर पूरा यूनिवर्स में लिया जाए, पूरे यूनिवर्स में फोर्स 2 टाइप का होता है, एक कांटेक्ट, एक नॉन कांटेक्ट। और इसी के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्स आता है, उसको हम बात करेंगे। तो जानेंगे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कि such types of force which are applied when 2 bodies are in contact। जब 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, टच में है, तो उसके बाद हम लोग जो फोर्स लगाते हैं वो हम लोग कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। जैसे अगर ये हमारा वुडन ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे एक और वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये जो वुडन ब्लॉक है इस पर हम बाहर से अपने हैंड से फोर्स लगाते हैं। तो अपने हैंड से जब फोर्स लगाएंगे तो इसके डायरेक्शन में भी चेंजेस आएगा और इसके पोजीशन में भी चेंजेस आएगा। तो ये हम इसको क्या बिना टच किए हुए कर सकते थे क्या? नहीं। अगर किसी हैमर को रेज करना है, उठाना है, तो फोर्स तो लगाना होगा। तो हैमर को जब हम उठाते हैं तो बिना टच किए हुए हैमर उठा नहीं सकते हम, तो कांटेक्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जो बॉल है वो कैसे रुकता है, तो वो जमीन जो हमारा जो सॉइल है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो सरफेस है, सरफेस के कांटेक्ट में होता है, वो टच में होता है। वो मूव करते 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 ये सरफेस इसको रोकते रोकते फाइनली लास्ट में रोक लेती है, तो उसके कांटेक्ट में होता है। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो हम लोग तो कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल बहुत सारा जान गए। कौन कौन सा? तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फिर टेंशन फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स, ये सब जो टाइप्स ऑफ फोर्स हैं ये सब के सब क्या है, कांटेक्ट फोर्स के अंदर आते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं, कांटेक्ट फोर्स का जो पहला है वो है अप्लाइड फोर्स, जो मैंने आप लोग को बता दिया। अप्लाइड फोर्स क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम टच करके उस पर फोर्स लगा सकते हैं और उसका डायरेक्शन में चेंजेस ला सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई टेबल रखा हुआ है तो यहाँ से हम धक्का दे करके इसको फोर्स लगा करके इसके डायरेक्शन में चेंजेस ला सकते हैं टच करके। दूसरा है वो है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल जो फोर्स होते हैं, वो जो नॉर्मल फोर्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट में जब तक वो टच में नहीं आएंगे तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलरली यानी स्ट्रेट
में लगता है, हमेशा परपेंडिकुलरी डायरेक्शन में लगता है, और ये तभी लगता है जब कांटेक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर कौन सा और ऐसा फोर्स है जो कांटेक्ट फोर्स है? उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन जो फोर्स है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। ये फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में होगा। हमारे अर्थ सरफेस का जो कांटेक्ट में रहेगा तभी फ्रिक्शन फोर्स है, नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना रहे तो हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं ना, उसका ब्रेक अगर लगाते हैं या साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जो ब्रेक यूज़ करते हैं ना, फिर वो काम नहीं करेगा और फिर हम लोग कभी स्टॉप ही नहीं हो पाएंगे। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। उसके बाद 4 नंबर टेंशन फोर्स। जो टेंशन फोर्स होता है वो क्या होता है? तो सपोज कीजिए टेंशन फोर्स के लिए ये मान लीजिए कि ये पुली है, ठीक है, ये पुली है। आप लोग पुली समझते होंगे कि कभी कभी कुआं में देखते होगे ना, वेल में, किस तरह से रस्सी यहाँ अंदर रखा हुआ है बाल्टी, और आप इसको ऐसे खींचते हो तो ये जो गोल व्हील है ये घूमता है और ये फिर बाल्टी नीचे आता है। तो ये हमारा व्हील है। तो इधर से जब हम इस रस्सी को टान रहे हैं अपने तरफ से, फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इसमें जो बाल्टी लगा हुआ है, इसके अंदर जो बाल्टी लगा हुआ है, ये इसको ऊपर टान रहा है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है ना, ये अपने तरफ, इसका भी अपना वेट है तो ये अपने तरफ खींच रहा है, और ये जो व्हील है ये भी इसको अपने तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंशन फोर्स। इसको तनाव बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसमें कौन कौन से हो गए? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है अर्थ का? नहीं। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, वो बिना टच का सीधा नीचे आ जाता है। तो ग्रेविटी से तो टच तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा देती है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हम लोग इसको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे वहाँ पे बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, फिर लॉज ऑफ मोशन, जितने भी वो सब पढ़ेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा जो बेसिक है बच्चे क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वो बिना टच का काम करता है, बिना छुए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो चार्ज बॉडीज़ हैं, दो चार्ज बॉडीज़, उन दोनों के बीच में जो वर्क करता है वो बिना टच का काम करता है। उसके बाद आप लोग कभी देखे होंगे कि अगर आप अपने हेयर में अगर ऑयल लगाए हो तो कंघी से कंघी कर लो अपने हेयर को, उसके बाद एक कागज़ का टुकड़ा थोड़े दूर में रखो, देखना उस कागज़ के टुकड़े को वो अटैच कर लेगा, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में भी मैग्नेट क्या करता है, किसी भी आयरन पीस को दूर से ही खींच लेता है बिना टच का। तो ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो इतने सारे जो फोर्स हैं वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। तो हम लोग जो टाइप्स ऑफ फोर्स में देख लिए, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है वो क्या होता है। तो इतने सारे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। चलिए, ये तो हम लोग को क्लास 9 में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग कोई फोर्स एंड टाइप्स के बाद हम लोग को जो टाइप्स है फोर्स वो हम लोग पढ़ते चलिए। तो हम लोग का जो टाइप्स ऑफ फोर्स है वो है यहाँ पे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो जैसा नाम है वैसा काम है। आप लोग जानते हो बैलेंस का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस का मतलब यही होता है कि उसमें कोई भी मूवमेंट ना होना। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास टेबल है, यहाँ पे मेज़ है, इसके ऊपर कोई बड़ा सा वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इधर से वाई फोर्स लग रहा है, इधर से एक्स फोर्स, और ये एक्स और वाई क्या है? दो पर्सन है, ठीक है। ये दोनों पर्सन अपने तरफ फोर्स लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये ना ही एक्स की तरफ मूव कर रहा है और ना ही वाई की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। इसको हम लोग बैलेंस फोर्स, क्यों? क्योंकि ये बैलेंस है, ये ना ही लेफ्ट साइड जा रहा है और ना ही राइट साइड जा रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो ये हमारा बैलेंस फोर्स है, जिसके कारण कुछ भी इसमें मोशन नहीं हो रहा है। तो जनरली जो दो टाइप्स के मोशन होते हैं वो यही है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो देखेंगे
अगर इस डिफिनेशन पूछा जाए कि बैलेंस फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो सिंपल सा बोलना है कि इफ़ द रिजल्टेंट वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा करना है, हमेशा करना है साइंस में। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर किसी बॉडी पे जितनी भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स अगर ज़ीरो हो जाएं, ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। देन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो इसको याद रखोगे, बैलेंस फोर्स क्या है। अब यही क्या होता, वाई के पास फोर्स ज़्यादा होता, ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, इसके पास 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये मात्र 5 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहा है, तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी यहाँ से इधर इधर मूव कर जाएगा। आप लोग गेम खेलते हो ना, रस्सी पकड़ के 4 आदमी इधर से 4 आदमी उधर से खींचते हो, पुल करते हो, जिस पर ज़्यादा ताकत होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो भी एक अनबैलेंस फोर्स है। जब तक वो नहीं खींच पाते हो एक दूसरे की तरफ तब तक वो बैलेंस होता है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाता है। तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो देखोगे, अनबैलेंस फोर्स, तो ये भी हो गया। उसमें क्या बताओगे कि अनबैलेंस फोर्स इन विच द रिजल्टेंट will be greater than the those person that have the lower force, यानी जिसके पास लोअर फोर्स है, कम फोर्स है, उससे ज़्यादा फोर्स जो है वो दूसरा लगाता है और फिर वो अनबैलेंस फोर्स हो जाता है। तो ये हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स हो गया। उसके बाद तो अनबैलेंस फोर्स को प्रॉपर वे में डिफिनेशन क्या देंगे? यही देंगे कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो ये हमारा अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ फोर्स जो है किसी भी बॉडी पर लगता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक मेज है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप्स ऑफ फोर्स किसी बॉडी पर वर्क करता है। तो सबसे पहला जो बॉडी पे वर्क करता है वो उसके वेट के कारण, उसके वेट का कारण जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है उसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद हम इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, कोई यहाँ पे मैन है जो इस बॉक्स को धक्का दे रहा है, तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रख के धक्का दे रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो फ्रिक्शन तो रोकेगा ना। आप सिंपल सा देखो कि जहाँ रफ सरफेस है वहाँ पे अगर आप गाड़ी चलाओगे, साइकिल चलाओगे, बाइक चलाओगे तो वो उसको रोकेगा, पार जाने नहीं देगा, जो है ऑब्स्टेकल जो है वो क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो इजीली जाने नहीं देगा। तो क्या होगा, सरफेस के द्वारा मोशन को रोका जाता है। तो जो वो फोर्स, सरफेस जो फोर्स क्रिएट करता है इन अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स, जो हम अप्लाइड फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और एक ऊपर की तरफ फोर्स काम करता है नॉर्मल की तरफ, जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल, या फिर फोर्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इतने टाइप ऑफ फोर्स जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। तो हम लोग को याद रखना है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे 4 टाइप का फोर्स वर्क करता है। एक फोर्स आवर पुश, जिसको हम लोग धक्का दे रहे हैं वो एक फोर्स, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेस द पुश एंड डज नॉट अलाउ द बॉक्स टू मूव, एंड थर्ड पॉइंट जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द बॉक्स डाउनवर्ड्स, जो ग्रेविटी का फोर्स लगता है जिसको उसको नीचे की तरफ रुकता है। और चौथा जो है फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉक्स अपवर्ड विच बैलेंस द फोर्स ग्रेविटी। तो ये हमारा क्या है, इतने टाइप ऑफ फोर्स जो है वर्क करता है, और ये हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स हो गया। ये हो गया हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्स का एग्जांपल मैंने दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है इसके बारे में मैंने बताया कि रेस्ट में है, और ये जब हम फोर्स लगा रहे तो मोशन में चला जा रहा है, जब इसमें फोर्स लगा रहे तो ये मोशन में चला जा रहा है। इसका यूज़ बाद में हम लोग करेंगे, फिर देखते हैं। तो हमारा जो पहला लॉज है आ गया, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या है, तो ये जो लॉज ऑफ मोशन दिया गया है ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने हिसाब से
लॉज दिया है उनका नाम है न्यूटन। तो इन्होंने बहुत बड़ा चेंजेस लाया अपने लाइफ यहाँ पे इसके बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो जो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. That means कि इनका कहना है कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन का अपोज करेगा। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, वो रेस्ट का अपोज करेगा। तो ये कहता है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर, लेकिन हाँ ये यहाँ पे कंडीशन है, ये तभी होगा जो हमारा सरफेस होना चाहिए वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए ये है, ऐसा नहीं कि रफ सरफेस ले लिए जहाँ फ्रिक्शन बहुत है और वहाँ पे देख रहे हैं, नहीं। वैसे में तो हम बॉल फेंकेंगे अपने आप रुक ही जाएगा फ्रिक्शन के कारण, लेकिन वैसा सरफेस जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए ये डिफिनेशन दिया गया है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि मान लो हम कोई बॉल को फेंकते हैं ज़मीन पे, लुढ़काते हैं यहाँ पे, तो ये तब तक मूव करते रहेगा जब तक हम बाहर से आके कोई फोर्स लगा के इसको हाथ से पकड़ के या किसी और रीज़न से इसको रोक ना लें, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इस पर मान लो यहाँ रख देते हैं सरफेस पे, तो ये तब तक यहाँ रखा हुआ रहेगा, तब तक ये रेस्ट में रहेगा जब तक हम बाहर से आके इसको उठा के फेंक ना दें, इसको हम अलग से फोर्स ना दें। तो ये हो गया हम लोग का फ्रिक्शन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन बोलता है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में तब तक रहेगा जब तक हम उस ऑब्जेक्ट पे बाहर से फोर्स ना लगा दें। तो ये चीज़ माइंड में रखना है हमेशा, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारे लाइफ में, डे लाइफ में। तो हम इसको ध्यान देंगे कि जो लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, या फिर तब तक मोशन में रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स लगा करके उसको रोका ना जाए। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन जो है सिर्फ फोर्स का डिफिनेशन देता है, ये बात याद रखोगे। इट स्टेट्स अबाउट द डिफाइंड अबाउट द फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तो ये सिर्फ डिफिनेशन देता है, ये हम लोग को कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है। तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है मैंने पहले ही कहा था। तो उसके बारे में दो चीज़ पहले जाना जरूरी, तब हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के एग्जांपल। लेकिन पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें क्या क्या बात जानना जरूरी है। तो देखेंगे कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। वो कैसे हो रहा है, तो एक वर्ड आता है इनर्शिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। एक वर्ड आता है इनर्शिया, ठीक है। तो इसी का सबसे बड़ा खेल है, समझो कि इनर्शिया क्या होता है, ये क्यों प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में। तो लॉज, अगर कोई पूछे कि लॉज ऑफ मोशन किसने दिया है, तो न्यूटन्स ने दिया है। बट लॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में किसने दिया है, तो गैलीलियो साइंटिस्ट ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में, इनर्शिया के बारे में बताया है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का भी काम सेम है, डिफिनेशन सेम है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा। वो उसका अपोजिट को अपोज करेगा। दैट मीन्स कि रेस्ट में है तो मोशन का अपोज करेगा, और अगर वो मोशन में है तो रेस्ट का अपोज करेगा। फॉर द एग्जाम्पल, अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे ऐसा मैंने जो कहा वो कैसे होगा। तो इनर्शिया जो है वो दो टाइप का होता है इनर्शिया, एक रेस्ट इनर्शिया और एक है मोशन इनर्शिया। तो जो रेस्ट इनर्शिया है, वो रेस्ट इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगा, और मोशन इनर्शिया कहता है कि कोई भी बॉडी मोशन में रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे ये सब वर्क करता है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका, कि कैसे कोई बॉडी जो है इस पर काम करता है। तो सिंपल जो आप लोग डेली जो काम करते हो, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि स्कूल बस। आप लोग स्कूल बस में जाते हो ना, तो आप जैसे अपने घर से जाते हो स्कूल में, बस में बैठते हो, ठीक है। ये हमारा अगर बस हो गया, ये हमारा अगर बस हो गया, ये हमारा बस हो गया, आपके पास यहाँ सीट है, आप यहाँ पे बैठते हो। तो इस बस में जब आप बैठते हो, जाके बैठते हो, उसके बाद अचानक, गाड़ी तो रेस्ट में था, रुका हुआ था ना, अब अचानक गाड़ी आगे बढ़ रहा है तो मोशन में आ रहा है ना,
लेकिन पहले क्या था ये गाड़ी, पहले तो ये गाड़ी रेस्ट में था ना, तो रेस्ट में होने के कारण आप भी रेस्ट में थे, आप बैठे हुए थे, आप भी रेस्ट में थे, तो अचानक ये गाड़ी तो मोशन हो गया, लेकिन आपका बॉडी क्या कहेगा, रेस्ट जो इनर्सिया है, रेस्ट इनर्सिया मैंने अभी जस्ट बताया कि इनर्सिया दो टाइप का होता है, रेस्ट और मोशन। तो जो रेस्ट इनर्सिया है, अकॉर्डिंग टू दी रेस्ट इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ द रेस्ट, हम लोग का बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगा, वो मोशन का अपोज करेगा, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पे रह जाएंगे क्योंकि रेस्ट में रहना चाहेंगे, जबकि गाड़ी जो है वो आगे बढ़ जाएगा। गाड़ी आगे बढ़ेगा तो ये जो पीछे वाला हमारा सीट है वो आके जोर से हमारे बॉडी में लगता है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग पीछे हो गए। तो हम लोग पीछे नहीं होते हैं, ये जो पीछे का हमारा सीट होता है ना वो आगे आता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी मोशन में है, गाड़ी आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग रेस्ट ऑफ इनर्सिया होने के कारण, रेस्ट इनर्सिया के कारण हम लोग एक ही जगह रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर के लिए उसका अपोज करते हैं, रुकते हैं कि नहीं हम लोग को बैठना है, एक ही जगह खड़ा रहना है, तो वहीं पे बैठते हैं। इसलिए पीछे से आके जो हम लोग का सीट है कस के हम लोग को चोट लगता है और हम लोग लगता है कि हम लोग पीछे हो गए। तो यही रीज़न है कि जब बस चलता है तो हम लोग आगे की तरफ क्यों झुकते हैं, सॉरी पीछे की तरफ क्यों झुकते हैं। ठीक है, जब भी बस चलता है तो हम लोग पीछे की तरफ क्यों झुकते हैं, वो हो गया। अब यही है कि अचानक बस चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप जानो क्या अचानक बस चल रहा है, अचानक बस चल रहा है, आप लोग बैठे हुए हो, तो आप लोग भी गाड़ी के साथ मोशन में हो, गाड़ी भी मोशन में और आप भी मोशन में, दोनों आप लोग मोशन में हो। अब गाड़ी मोशन में है, चल रहा है, और अचानक ये गाड़ी वाला ब्रेक मार दिया, इधर यहाँ पे रोक दिया ना, लेकिन आप तो मोशन में हो, आप तो चल रहे हो ना, आपका बॉडी मोशन में है, तो वो तो रेस्ट का अपोज करेगा, रेस्ट का थोड़ी देर के लिए तो चलेगा ही चलेगा। तो ये गाड़ी रुक गया, ये गाड़ी रुक गया तो गाड़ी के साथ जो सीट लगा वो तो रुकेगा ही, लेकिन आप नहीं रुकोगे, आप थोड़ी देर के लिए आगे आ जाओगे, तो तुरंत आगे झुक जाते हो। तो गाड़ी जब अचानक ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ झुकते हो। कभी अगर आपको नहीं पता है तो आप बस में कभी इस चीज़ को महसूस करोगे कि गाड़ी अचानक ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ झुक रहे हो, लेकिन गाड़ी जब अचानक खुलती है, रेस्ट से मोशन में आती है, तो आप लोग पीछे की तरफ झुकते हो। इसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने पहले ही बताया कि जब आप बैठे हुए हो तो आप तो रेस्ट में हो, तो आप तो मोशन का अपोज करोगे, तो गाड़ी जैसे ही मोशन में आता है आपका बॉडी मोशन का अपोज करेगा और ये पीछे वाला सीट आगे आ जाएगा, क्योंकि ये मोशन में था और आप रेस्ट में। उसका उल्टा, अगर कोई गाड़ी जो है मोशन में है, तो मोशन में होने के कारण क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो भी मोशन में होता है, वो रेस्ट का अपोज करेगा, लेकिन गाड़ी अचानक रेस्ट आता है, जिसके कारण आप तो आगे बढ़ते रहते हो ना, तो आगे वाला सीट में जाके आपसे आप टकरा जाते हो। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो, जबकि बस वहीं रुक गई है। ये हो गया रीज़न। दूसरा रीज़न, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम बस में सफ़र करते हैं ना हम लोग, तो क्यों कोई भी आदमी यहाँ ऊपर अगर लगेज रखता है, सामान रखता है, तो इसको रस्सी से जो है बांधता है प्रॉपर वे में। क्यों बांधता है? क्योंकि बस जब एक तो सीधा चल रहा है ये, ठीक है, ये सीधा चल रहा है, लेकिन बस डायरेक्शन चेंज करता है। तो जब डायरेक्शन चेंज करता है तो ये तो क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी चेंजेस का अपोज करेगा ना, चेंजेस का अपोज करेगा, वो डायरेक्शन चेंजेस का अपोज करेगा। तो ये बस जब सीधा चल रहा था तो ये भी सीधा चल रहा है, ठीक है, ये रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में सीधा चल रहा है, तो ये जैसे ही टर्न करेगा तो ये तो इधर मुड़ जाएगा, और जबकि ये तो अपोज करे ना, ये रेस्ट में रहेगा, तो थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुक जाता है, जबकि ये टर्न कर जाता है, ये इधर बाहर गिर जाता है। देखोगे आगे इसमें, तो इसका और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं हम। तो देखोगे, अब देखोगे तो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखोगे कि एक ट्रीज़ है, हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, ट्री में देखोगे जो उसमें लीफ होता है ना, जो लीफ है, काफ़ी कस के जब इसको हिलाते हैं, जोर से इसमें फोर्स लगाते हैं, तो ये लीफ नीचे गिर जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है लीफ के नीचे गिरने का? तो रीज़न यही है कि ट्रीज़ जब शुरू में रेस्ट में होता है तो हम इसको कस के फोर्स लगाते हैं तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो लीफ है वो तो रेस्ट में रहना चाहेगा ना। तो जैसे ही इसको ट्रीज़ को हिलाते हैं तो ट्रीज़ तो इधर मूव कर जाता है, इधर हम कस के इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ट्री इधर हिलता है ना, इधर मोशन करता है, लेकिन लीफ अपोज करता है, वहीं रह जाता है, जिसके कारण ट्रीज इधर चला जाता है और लीफ अलग हो जाता है और फिर ये नीचे गिर जाता है। उसी तरह से
अगर हम बात करें कैरम खेलते हैं, हम कैरम खेलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा गोटी रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखा हुआ है। हम यहाँ से स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक करते हैं, तो मारते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ एक गोटी जाता है और बाकी तो जो गोटी है वो नहीं जाता है, बाकी सब तो ऊपर ही रहता है, एक ही जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो नीचे वाले में फोर्स लगता है ना, और बाकी सब में तो नहीं लगता है। तो नीचे वाला तो मोशन में आ जाता है, लेकिन बाकी सब रेस्ट में है ना, तो वो मोशन का अपोज करेगा, तो वो मोशन का अपोज करता है और वो रेस्ट में ही रहता है, और जिसको हम लोग हिट किए तो वो बाहर निकल जाता है। तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण वो वहीं रह जाता है। तो ये सारा इतना एग्जाम्पल है। और एक और हम लोग बात करते हैं, अगर कारपेट का बात करते हैं कि कारपेट हमारा बेडशीट जो गंदा हो जाता है तो झाड़ते हैं तो उसमें से गंदा निकलता है ना, पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, गंदा निकलता है। तो क्या होता है कि कारपेट में जो कण पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट जो होते हैं, वो तो पहले रेस्ट में रहते हैं ना, तो अचानक कारपेट को हम लोग जब हिलाते हैं जोर से, तो सेकिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मोशन में आ जाता है। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, वो मोशन का अपोज करते हैं ड्यू टू दी रेस्ट इनर्शिया। इनर्शिया रेस्ट के कारण वो उसका अपोज करते हैं और थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में रहते हैं, लेकिन कारपेट तो मोशन में आ जाता है, इसलिए वो उससे अलग हो जाते हैं। तो इतना सारा ये एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये सब फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कैसे वर्क कर रहा है, इनर्शिया कैसे रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ इनर्शिया का वही डिफिनेशन है जो इनर्शिया का डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे फोर्स का सेकंड लॉज ऑफ मोशन, वहीं पे पढ़ेंगे फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का जो यूज़ है, फिर एसआई यूनिट, और फिर वहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू एवरीवन।